गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं डॉक्टर वंदना आकोदिया, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। बच्चों, पिछले कुछ वीडियो में हमने एनएमआर स्पेक्ट्रा के बारे में पढ़ा है कि कैसे हमें एनएमआर में सिग्नल्स मिलते हैं और सिग्नल्स में होने वाली केमिकल शिफ्टिंग के बारे में पढ़ा और किस तरह से हमारे को डिफरेंट केमिकल एनवायरनमेंट में एब्जॉर्प्शन मिलता है, कैसे उनमें स्पिन कपलिंग और किस तरह से हमें पीक्स के अंदर स्प्लिटिंग मिलती है और किस तरह से हमें अलग अलग एनएमआर में सिग्नल्स मिलते हैं। बच्चों, आज हम इसके एनएमआर के एप्लीकेशंस पढ़ेंगे क्योंकि एनएमआर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन में। बच्चों, मैंने पहले भी आपको बताया है कि मास स्पेक्ट्रोस्कोपी हमें मॉलिक्यूलर वेट के बारे में बताती है, आईआर हमें फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताता है और यूवी से हम अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के बारे में हमें पता लगता है। मगर चूँकि प्रोटॉन की पोजीशन से हमें अंदाज़ा लग जाता है और हम बहुत अच्छे से एनएमआर के द्वारा किसी भी अननोन कंपाउंड को, स्ट्रक्चर को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो बच्चों, आज हम इसके एप्लीकेशन पढ़ेंगे। द एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी इज़ वाइडली यूज्ड फॉर द डिटेलिंग इन्वेस्टिगेशन ऑफ द अननोन कंपाउंड। तो फर्स्ट है इसका आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्ट्रक्चर आइसोमर, यानी कि यदि दो आइसोमर्स हैं तो हम उनको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे एनएमआर स्पेक्ट्रा से। तो बच्चों, पहला आपको देख के लग रहा है कि सिंपल सा आप देखिए कि इसमें हमें ए बी बी, यानी इसमें हमें कितने सिग्नल मिलेंगे? 2। यहाँ कितने मिलेंगे? ए बी सी, डिफरेंट केमिकल एनवायरनमेंट से। अब कैसे मिलेंगे आप यहाँ देखिए। In the isomer A, 3 signals are observed, whereas we see only 2 signals in the spectrum for B, which is a clear distinction between the above isomer. अब देखिए 3 प्रोटॉन के लिए CH3 के लिए हमें ट्रिपलेट मिल रहा है और CH2 के लिए हमें सिक्सेट मिल रहा है और 2 प्रोटॉन के लिए हमें Cl के साथ में जो है वो ट्रिपलेट मिल रहा है। इसी तरह से यहाँ 2 पीक मिलेगी, एक तो आपको डबलेट मिलेगा और एक आपको सेपरेट मिलेगा। यहाँ से समझिए, इसके लिए हमें सेपरेट मिलेगा और इन दोनों का केमिकल एनवायरनमेंट सिमिलर है तो यहाँ पर हमें डबलेट मिलेगा। बच्चों, N+1 रूल फॉलो करना है हमको यहाँ। इसी तरह से इसके लिए बच्चों हमें ट्रिपलेट मिलेगा, इसके लिए क्या मिलेगा? सिक्सेट मिलेगा और इसके लिए हमें ये देखिए ट्रिपलेट मिलेगा। अब बच्चों, ये सारे जो हैं वो आपको देखने पड़ेंगे और हम यहाँ पर N+1 रूल को फॉलो करेंगे। सेकंड एग्जांपल आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें 4 सिग्नल मिल रहे हैं। बच्चों, यहाँ पे साफ लिखा हुआ है A, B और C, D सारा लिखा हुआ है। हमने सिंगलेट मिल रहा है 1 प्रोटॉन के लिए, इसके लिए। इसी तरह से 2 प्रोटॉन B, इसके लिए हमें बच्चों ट्रिपलेट मिल रहा है। यहाँ पर देखिए ये, अब इसको पढ़ेंगे यहाँ ट्रिपलेट क्यों मिल रहा है। इसी तरह से 6 2 और 3 5 और 6 हमको मिल गया। N+1 रूल के अकॉर्डिंग चलना है अपने को। और यहाँ पे हमें ट्रिपलेट मिलेगा 3 प्रोटॉन, इस प्रोटॉन के लिए हमें इसके लिए ट्रिपलेट मिलेगा। इसी तरह से बच्चों यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हमें 2 सिग्नल मिलेंगे। अब इसमें एक सिग्नल हमें OH का मिलेगा, सेकेंडरी है। तो अभी इसमें देखिए, ये तो सिंगलेट मिलेगा और यहाँ पे हमें डबलेट मिलेगा 6 प्रोटॉन के लिए। ये जो 6 प्रोटॉन है इनके लिए, इन दोनों प्रोटॉन के लिए हमें इसके लिए डबलेट मिलेगा और इसी तरह सेपरेट मिलेगा हमें इस प्रोटॉन के लिए। अब डिटेक्शन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी कि यदि हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है तो भी हमें बहुत आसानी से एनएमआर से पता लगा लेते हैं। यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड शिफ्टेड द एब्जॉर्प्शन फॉर अ कंसंट्रेशन प्रोटॉन डाउनफील्ड, यानी कि यदि हमारा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड है तो हमारा डाउनफील्ड में शिफ्ट हो जाएगा। द एक्सटेंडेड ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग वेरी विद द सॉल्वेंट। अब ये क्या किस पे डिपेंड करेगा कि हमारा जो सॉल्वेंट है वो किस तरह का है। कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्वेंट एंड द टेम्परेचर। दूसरा क्या होगा कि जो कंसंट्रेशन है सॉल्वेंट की, कि सॉल्वेंट हमारा कंसंट्रेट है या नहीं है। दूसरा हमारा जो टेम्परेचर है उस पर भी वो वेरी करेगा। जबकि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो शिफ्ट करती है एब्जॉर्प्शन को डाउनफील्ड की तरफ। The 2 type of hydrogen bonding can be distinguished as the intramolecular hydrogen bonding
इज़ नॉट कंसनट्रेट डिपेंडिंग, यानी कि यदि कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा है तो यदि उसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो उसका उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। थर्ड पॉइंट आता है डिटेक्शन ऑफ एरोमेटिसिटी। प्रोटॉन अटैच टू द बेंजोइल polynuclear and heterocyclic compound whose pi electron follow Huckel rule, 4n plus 2 pi electron, where n is n 1 2 3 whole number, ठीक है, are extremely de-shielded due to the circulating succession of pi electron। यानी कि बच्चों अपन इसको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि पाई इलेक्ट्रॉन के सर्कुलेशन की वजह से इनमें डी शील्डिंग हो जाती है। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस द सिग्नल ऑफ एरोमेटिक प्रोटॉन अपीयर इन द वेरी लो फील्ड देन द एब्जॉर्प्शन इवन ऑफ बेंजीन। और ये हमें कहाँ है, बेंजीन के कंपैरेटिवली हम देखें तो ये हमें बहुत ज़्यादा जो पीक है वो लो फील्ड में देखने को मिलती। फॉर द एरोमेटिक कैरेक्टर ऑफ कंपाउंड अंडरगो इन्वेस्टिगेशन कैन बी प्रिडिक्टेड, और ये स्पेक्ट्रम हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब बच्चों फोर्थ पॉइंट आता है डिस्टिंक्शन बिटवीन सिस एंड ट्रांस आइसोमर। The cis and trans isomer of a compound can be easily, मतलब हम इनको बहुत आसानी से पता लगा सकते हैं, किसके आधार पर, केमिकल शिफ्ट के आधार पर और इनकी कपलिंग के आधार पर। सिमिलरली द वेरियस कन्फर्मेशन ऑफ कंपाउंड द एक्सियल एंड इक्वेटोरियल पोर्शन ऑफ अ प्रोटॉन और अ ग्रुप कैरी अ प्रोटॉन कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम देयर डिफरेंट वैल्यू ऑफ कपलिंग कांस्टेंट। यानी कि सिस और ट्रांस यदि पोजीशन है तो यहाँ पर देखिए इनका जो कपलिंग कांस्टेंट है बच्चों, यदि सिस है तो 7 से 12 के बीच में होता है, जबकि ट्रांस होने पर हमें 13 से 18 के बीच में हमें कपलिंग कांस्टेंट देखने को मिलता है। इसी तरह से फिफ्थ पॉइंट है डिटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नेगेटिव एटम और ए ग्रुप। इट इज़ नोन दैट द प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और ग्रुप इन द नेबरहुड ऑफ द प्रोटॉन कॉज डी शील्डिंग। क्या होगा कि यदि आपको पहले भी मैंने समझाया है कि यदि कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और वो जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर डी शील्डिंग हो जाएगी और हमें जो पीक मिलेगी वो डाउन फील्ड में मिलेगी। ग्रेटर द इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ एडजेसेंट एटम सिमिलर इज टाउ वैल्यू ऑफ एब्जॉर्प्शन फॉर द कंसर्न प्रोटॉन। यानी कि क्या, जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी तो टाउ की वैल्यू भी उसके ऊपर डिपेंड करेगी। फ्लोरीन कॉज मोर डाउन फील्ड शिफ्टेड एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। यानी कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए हमें ऑक्सीजन से ज़्यादा डाउनवर्ड हमें शिफ्ट देखने को मिलता है। उसी तरह से यदि हम नाइट्रोजन का कंपैरिजन करें तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने से हमें यहाँ पर भी शिफ्टिंग जो देखने को मिलेगी ऑक्सीजन में ज़्यादा मिलेगी। 6 पॉइंट आता है डिटेक्शन ऑफ सम डबल बॉन्ड कैरेक्टर ड्यू टू रेजोनेंस। यानी कि रेजोनेंस के द्वारा भी हम जो डबल बॉन्ड है उनकी कैरेक्टरिस्टिक को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर देखिए, ड्यू टू दिस सिग्नल कैन बी एक्सपेक्टेड टू अपीयर एन इक्विवेलेंट प्रोटॉन। इट इज़ ड्यू टू द इंटर रोटेशन एंड चेंज द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। बच्चों यहाँ पर क्या होता है कि जब डबल बॉन्ड आ जाता है तो जो रोटेशन होता है सिंगल बॉन्ड का वो रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है, और उस रिस्ट्रिक्शन की वजह से हमें यहाँ पर जो वेरिएशन देखने को मिलता है पीक्स में, उसे आप ऑब्जर्व करिए। आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर ये डबल बॉन्ड का है, तो यहाँ देखिए हमें ए के अंदर हमें 2 सिग्नल्स मिलते हैं, शुड बी एक्सपेक्टेड विद द पीक 6⁻1 एज द 2 मिथाइल एंड एग्जैक्टली इक्विवेलेंट। यानी कि इन 2 मिथाइल की वजह से हमें क्या मिलेगा, सिंगलेट मिलेगा। जबकि बच्चों यहाँ पर क्या हो गया, इन द स्ट्रक्चर द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड स्टेरिक रोटेशन एंड नाउ द 2 मिथाइल ग्रुप रिमेन नो लॉन्गर इक्विवेलेंट। अब यहाँ पर बच्चों ये दोनों इक्विवेलेंट नहीं है, इसका केमिकल एनवायरनमेंट अलग हो गया और इसका केमिकल एनवायरनमेंट अलग हो गया, तो हमें जो पीक मिलेगी वो डिफरेंट सिग्नल्स मिलेंगे। इसी तरह से 7 पॉइंट है इम्पॉर्टेंस इन क्वांटिटेटिव एनालिसिस। NMR spectroscopy is geminal important, gaining importance for the quantitative analysis of the compound. Equilibrium mixture can be analyzed when the proton signals of the compound are well separated. In the NMR spectrum of pure ethanol, यदि हम pure ethanol का spectrum देखें, a triplet is formed for the OH proton, but when water is added in alcohol, यानी कि यदि हम वाटर अल्कोहल के अंदर वाटर ऐड कर देते हैं तो हमें OH के लिए ट्रिपलेट देखने को मिलता है। देन ड्यू टू प्रोटॉन एक्सचेंज, और किस वजह से मिलता है, प्रोटॉन एक्सचेंज। बच्चों अभी अपन इसको आगे पढ़ेंगे।
द ट्रिपलेट collapse to a singlet. The position of the singlet depending upon the water concentration in alcohol. और जो ट्रिपलेट की जो पोजीशन है वो किस पे डिपेंड कर रही है कि जो हमने वाटर ऐड किया है वो कितनी मात्रा में ऐड किया है. From the value of the chemical shift, the ratio of water and alcohol can be estimated by the comparing of the known resulting. अब इसमें यहाँ कीटो इनॉल फॉर्म के अंदर देखिए बच्चों सेम मैनर में आप ये इनॉल फॉर्म में यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ नहीं. यानी कि यहाँ पर दो इक्विवेलेंट केमिकल एनवायरनमेंट के प्रोटॉन हो गए और यहाँ पर हमें दो पीक देखने को मिलेगी. पर यहाँ पर आप ये देखिए कि हमें एक इस प्रोटॉन की, एक इस प्रोटॉन की, एक इसकी और एक इसकी, इस तरह से हमें 4 पीक देखने को मिलती है. यहाँ देखिए अब आप ये हमें मिल रही है 2 पीक और यहाँ हमें 4 पीक देखने को मिल रही है. उसमें भी बच्चों आप ये देखिए कि जो बी है OH ये हमें इनोलिक फॉर्म है और ये कीटोनिक फॉर्म है. तो इनकी वैल्यू में भी डिफरेंस देखिए, ये वैल्यू हमें माइनस में देखने को मिल रही है टाउ की. बच्चों यहाँ पे हम डाल नहीं ले रहे हैं, टाउ ले रहे हैं और टाउ और डाल में डिफरेंस ध्यान रखिएगा वैल्यूज़ में. अब बच्चों बात आती है, अभी हमने अल्कोहल की बात की थी, अब हम बात करते हैं प्रोटॉन और ऑक्सीजन यानी अल्कोहल में कैसे किस तरह से प्रोटॉन एक्सचेंज की हमें देखने को मिलता है. अंडर द यूजुअल कंडीशन ऑफ डिटरमाइन द NMR स्पेक्ट्रम ऑफ एन अल्कोहल and for most alcohols no coupling is observed between the hydroxyl hydrogen and hydrogen on the carbon atom to which the hydroxyl group is attached. यानी बच्चों सीधे शब्दों में ये कहा गया है इस लाइन में कि मैक्सिमम अल्कोहल के यदि हम NMR स्पेक्ट्रा देखें तो हमें CH और OH के बीच की जो कपलिंग होनी चाहिए वो हमें देखने को नहीं मिलती है. As in geminal coupling, however, there actually is coupling between these hydrogen, but owing to the other factor, spin splitting often is not observed. यानी कि हमें यहाँ पे spin splitting भी देखने को नहीं मिलती है, whereas or not spin splitting involving the hydroxyl hydrogen is observed in a given alcohol depending on several factor. अब जैसे जैसे बच्चों हम अल्कोहल की अभी हमने बात करी थी कि जैसे जैसे हम अल्कोहल के पानी वाटर की कंसंट्रेशन को बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे हमें स्प्लिटिंग पैटर्न में डिफरेंस देखने को मिलता है. इसी के साथ बच्चों यहाँ देखिए कि यदि हम टेम्परेचर और प्योरिटी यदि हम सैंपल की देखें उसके आधार पर भी जो NMR जो स्पेक्ट्रा है उसमें हमें डिफरेंस देखने को मिलता है. साथ ही हमने जो सॉल्वेंट यूज़ किया यानी जो अल्कोहल है उसमें देखने को मिलता है. और वो क्यों देखने को मिलता है? These factor यहाँ से देखिए, these factor are all related to the rate at which hydroxyl proton exchange with one another और the solvent in the solution. यानी कि जो हमारा अल्कोहल है आप नीचे देखिए HA और HB है ये आपस में एक्सचेंज होते रहते हैं. Under normal condition, the rate of exchange of proton between alcohol molecule occur at the rate faster than the NMR spectrum can response. अब बच्चों इसको अपन डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे. अब यहाँ पर देखिए, यहाँ देखिए -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है बच्चों, ये किसका स्पेक्ट्रा? मीथेनॉल का है. मीथेनॉल CH3OH. बच्चों सिंपल सा N+1 रूल देखिए, अपन N+1 रूल की बात कर रहे हैं. यहाँ पर हमें इसके लिए क्या मिलना चाहिए? क्वार्टेट. और इसके लिए हमें क्या मिलना चाहिए? डबलेट. ठीक, अब इसको यहाँ पर आप डायग्राम को समझने की कोशिश करिए. जैसे जैसे -40 डिग्री पर क्या हो रहा है आप यहाँ पर देखिए, हमें क्वार्टेट मिल रहा है OH के लिए और डबलेट मिल रहा है हमें CH3 के लिए. मगर टेम्परेचर कम किया हमने, थोड़ा सा बढ़ाया, तो ये क्वार्टेट था वो क्लियर नहीं है और हमें यहाँ पर जो डबलेट मिल रहा है वो क्लियर है. अब यदि -5 डिग्री पर करा तो भी डिफरेंस देखिए. अब -5 डिग्री को सोच छोड़कर आप 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर आप स्पेक्ट्रा का वेरिएशन देखिए कि दोनों तरफ हमें सिग्नल देखने को मिल रहा है. और क्यों मिल रहा है? क्योंकि बच्चों थियोरेटिकल पोर्शन आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, जो मैं समझा रही हूँ उसको समझिए. यहाँ पर प्रोटॉन एक्सचेंज हो रहा है यानी कि ROH, यहाँ से H गायब हो जाता है तो हमारा जो ये R ग्रुप के जो CH3 है या C2H5 है वो क्या हो रहे हैं? वो इसके साथ कपल नहीं कर पा रहे हैं इस प्रोटॉन के साथ. इस वजह से हमें सिंगलेट देखने को मिलता है. बच्चों इसे ही कहते हैं हम हाइड्रोजन एक्सचेंज.
बच्चों यहाँ पर आपका NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी कंप्लीट होता है और मैं उम्मीद करती हूँ और आशा करती हूँ कि आपने पूरे वीडियो बहुत अच्छे से देखे होंगे। आपको किसी भी तरह की समस्या आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम कार्बन 13 NMR के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।